तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई एक और ज़बरदस्त सीरीज के बारे में। जिसके टाइटल के बारे में बात की जाए तो इसका टाइटल है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द एशिया। जी हाँ दोस्तों, इसका जो टाइटल है बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सीरीज़ के अंदर कंटेंट की बात की जाए, एक्शन की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला है। ये एक थ्रिलर सीरीज़ है और दोस्तों इसे हाल ही में अभी 12 अक्टूबर यानी कल के दिन एक तरह से नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, कितने एपिसोड आपको देखने को मिले हैं, क्या स्टोरी आपको देखने को मिली है, साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में और अगला जो इसका पार्ट है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है। सारी कुछ जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया पर। आज हम फिर एक सीरीज लेके आए हैं, उसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। ये एक गॉथिक हॉरर ड्रामा मिनी सीरीज है जो माइकल फ्लॉगन द्वारा बनाई गई है और वैकपोर BC में फिल्माई गई है। एडगर एलन पो इसी नाम से लघु स्टोरी और अन्य कृति पर आधारित पर इसका प्रीमियर 12 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। दोस्तों ये 12 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। इसमें दिखाया गया है कि एक ब्रश फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के CEO ने अपने संदिग्ध अतीत का सामना करना पड़ता है जब उसके बच्चे रहस्यमय और क्रूर तरीके से मरने लगते हैं। दोस्तों आज हम इसी के बारे में पूरी बात करेंगे। इसमें हम इसकी कास्टिंग के बारे में जानेंगे, शैली के बारे में जानेंगे और अधिक जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसके बारे में आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कास्टिंग की बात करते हैं। इसमें कास्टिंग वर्णा के रूप में कार्ली मुनीलो, अशर जुड़वा और अतीत का रहस्य अजनबी जो उसके परिवार के उत्तराधिकारी को शिकार करता है। दोस्तों कास्टिंग के बताने से पहले मैं आपको बता दूं इसकी जेनर के बारे में। जेनर है ये ड्रामा है और हॉरर ड्रामेडी है और माइकल फ्लॉगन द्वारा बनाई गई है। एडल पो द्वारा द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर और शर के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसकी जो डायरेक्टर है माइकल फ्लॉगन है और इसके साथ साथ ही माइकल फिल्मोग्राफी भी है। और इसके साथ इसमें जो एक्शन स्टार है कार्ला गुनिनो, ब्रूस गिनबर्ट, मैरी मैकडोनल, हैरी थॉमस, किड सीगल, राहुल गौली, समाता सिनोने, टीनिया मिलर, जैकी गिलफोर्ड, वीटा फिल्ट्रॉस, माइकल डूको, कैटरी पाकर, लियोन सॉल्पोटे, मैटी डेकल, क्रिस्टाना रूप कार्ट, माइकल कुनियर, हार्ली लुम्बिनी, मार्क हेलमिल इत्यादि हैं। बाकी इतने सारे कास्ट के साथ ये बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें जो संगीत जो म्यूजिक दिया गया है न्यूटन ब्रदर्स द्वारा दिया है। उद्गम देश इसका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओरिजिनल लैंग्वेज इसे अंग्रेजी है, लेकिन आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर प्रीमाई हुई है, लेकिन आप इसे अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में देख सकते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसे हर लैंग्वेज में डब की है। इसके जो एपिसोड हैं कुल मिला के 8 हैं। इसकी जो प्रोडक्शन है कार्यकारी प्रोडक्शन, उसका नाम है माइकल फ्लॉगन, डेविड मैसी, माइकल फिल्मोग्राफी, मेलिंडा निशियोका, एमी ग्रीनविस, मार्क्स बैक्स। इसका प्रोडक्शन जो पहले से वो बता देता हूँ, वैकोर, फिर ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिज स्टूडियो, बर्नामी और वापस ब्रिटिश कोलंबिया में इसको फिल्माया गया। इसकी जो शूटिंग की है, छायांकन जो सिनेमेटोग्राफर है माइकल फिल्मोग्राफी ने की है। इसके जो संपादक है ब्रैड बैचमैन है। कैमरा जो सेटअप है एंकल कैमरा लगाया गया है और इसका कार्डिक लगभग इसका ड्यूरेशन है 57 to 77 मिनट। इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है निडर चित्र है और इसे 12 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो अब वापस आ जाते हैं हम इसके कास्ट पर। इसको अब बताते हैं। वर्णा के कार्ले गुथियर और अशर की जुड़वा अतीत का एक रहस्यमय अजनबी जो उनके परिवार के उत्तराधिकारियों का शिकार करता है। रॉडी अशर के रूप में ब्रूस ग्रीनविड और जैज गॉडिव मैडन की जुड़वा भाई और फॉर्टूनाट मर्टिकुलिस के रूप में बस CEO, किशोर रॉडविक अशर के रूप में ग्राहम वेजरे, लिंकन रूसो वाड्रिक अशर के रूप में। तो दोस्तों इसके आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं आपको
मैड्रिक अशर के रूप में मैरी मैकडोनल्ड, फिजा फिट्जरोड, रोडी की जुड़वा बहन और फटोवर फार्मिकुलिस की महत्वाकांक्षी शो जो तकनीकी प्रगति में है। किशोर मैंडलिंग अशर के रूप में लुलू विक्सन, बच्ची मैंडलिव अशर के रूप में कैट विक्सन, फेडरिक अशर के रूप में हेनरी थॉमस, रॉड्रिक के छोटे बेटे और फर्नांडिस के उत्तराधिकारी, मोलिनी के पति और लेनोर के पिता। युवा फेडरिक अशर के रूप में विलियम कोसोविक, कैमली एस्पोरिया के रूप में कैट सिंगल, नॉर्ड्रिक और नाजाइज संतानों में से एक और फार्टूनिस की तेज तर्रार जनसंपर्क प्रमुख। नेपोलियन लियो अशर के रूप में राहुल कोहली, रॉड्रिक के नाजायज बच्चों में से एक और नशीले भाव की लत वाला एक प्रमुख वीडियो गेम प्रशिक्षक। अब इसके बाद टेमल अशर के रूप में समाता सुलियन, रॉड्रिक की सबसे बड़ी बेटी और महत्वाकांक्षा उद्यमी, विक्टोरियन लैफोर्ड के रूप में टीनिया मिलर, रॉड्रिक के नाजायज बच्चों के सबसे बड़े और प्रतिभाशाली सर्जन। रूफल गिड्सवर्थ के रूप में माइकल टूडो, लाफगर्ड के नाटरफोर्ड के पड़ोसियों, एनाबेल ली के रूप में कैटी फाकर, रिड्राई की पहली पत्नी और फेडरिक और टैमरिन की मां, प्रोस्पेरो पेरिएशर के रूप में सोरियन सकपोटा, अंडोरियन की नाजायज औलादों में सबसे छोटा जो सुखदवादी जीवन शैली अपनाता है, विलियम की पिल्टी विल्सन के रूप में मेलिहिंड्रम एक प्रभावशाली व्यक्ति और टैमरेल के पति, मोरेला अशर के रूप में क्रिस्टिन बैलेट एक मॉडल और अभिनेत्री, फेडरिक की पत्नी और लेनोर की मां। जूनो अशर के रूप में रूथ कॉर्ड, रॉड्रिक की दूसरी पत्नी और फूड ड्रग एडिक्ट, लोशर अनर और फेडरिक लोरेजो की मोहनी काइलिप को बेटी के रूप में काइलिप कुरन, रॉड्रिक में अशर के सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सी आम्बेटे ड्यूपिन के रूप में कार्ल एलोवेटी, सैक सगुरा जर्टानी जो अशर्स के न्याय के कटघरे में लाना चाहता है। यूआसी अन्याटे डूपे के रूप में मैगन गुड, अथार प्राइम के रूप में हैमिल परिवार के वकील, फिक्सचर आश्चर्य रूप से छाया और एक घर कचहरी। एंजिला अशर के रूप में एनोथी ग्रेस, रॉड्रिक मंडले की धार्मिक मां जो एल्फोनी के सचिव के रूप में काम करती है। फेडरानोटो के पड़ोसियों, विलियम लाफेन के रूप में रॉबर्ट लॉन्गस्ट्रिंग, डॉक्टर अल्सेडा अल्ट्रूज, विक्टोरियन की प्रेमिका सह कार्यकर्ता के रूप में पाला नुजेज, टोबी के रूप में इग्बी, कैमिल के सहायक टीना, कैमिली की सहायक के रूप में रुआ फुकरुआ, लियो के प्रेमी जूलियस के रूप में डेलिन जून, विलियम की पत्नी श्रीमती लॉन्गफेलो के रूप में सारा जैन डेरमंड, जॉन नील के रूप में निकोलस ली जो अशर्स के मामले की अध्यक्षता करते हैं, जेनी के रूप में मॉली सीकिन, पेरी के साझेदारों में से एक फराज के रूप में जेनार टिनाओ, लेक्सेक्स एसोसे अदालत के गवाह के रूप में। दोस्तों अब इसके जो एपिसोड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुल मिला के इसमें 8 एपिसोड हैं जो कि 12 अक्टूबर को रिलीज हुए थे। अब इनकी स्टोरी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट है द मिडनाइट ड्रॉरी। इसके जो माइकल फ्लॉगन इसके डायरेक्टर थे, माइकल फ्लॉगन द्वारा टेलीप्ले किया गया, 12 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ था। फार्टूनेटो फैमिलीज के बस सीईओ रॉड्रिक अशर ने 2 सप्ताह के अंतराल में सभी 6 बच्चों के वार्डिस फेडरिक, उद्यमी टेलमैन, सर्जन नेडरिक, गेमिंग मुगल लियो और पीआर प्रमुख कैमली सोसाइट पेरी को खो दिया। वे अपने 3 अंतिम बच्चों के अंतिम संस्कार में अपनी बहन फर्डिलिटा सियोमन मैडलिक और अपनी पूर्व पत्नी जूनो और अपनी पोती लेनोर अपने प्रवर्तक साथर पिम के साथ शामिल होते हैं। रॉड्रिक भयावह दृश्य देखता है और वो गिर जाता है। एक कौवे को देखकर यह समय बड़बड़ाता है। वह शत्रु सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ऑगस्टिन ड्यूपिन को अपने अपराध कबूल करने और बच्चों की मौत के कारणों का खुलासा करने के लिए अपने बचपन के घर में आमंत्रित करता है। रॉड्रिक बताते हैं कि 1962 में राइडिक और मेंडलिंग की मां एंजिला की मृत्यु की थी, उन्हें लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पुनर्जीवित हो गई थी। उन्होंने अपने दुर्व्यवहार करने वाले पूर्व नियोक्ता फॉर्ट्यूनेटी सीईओ विलियम लॉन्गफेलो को मार डाला, जिसमें रॉड्रिक अपना और मेंडलिंग का जैविक पिता मानते हैं। अंतिम संस्कार से 2 हफ्ते पहले रॉड्रिक और मेंडलिंग के 2 बच्चों का पारिवारिक रात्रि भोज पर इकट्ठा था ताकि उनमें से एक मुखबिर का पता लगाया जा सके जो डुपिन के साथ काम कर रहा है।
वर्तमान में रॉड्रिक उनकी मौत की जिम्मेदारी लेता है। वर्ना नाम की एक महिला के साथ हुई घातक मुठभेड़ को याद करता है, जिसमें 1980 के नए साल नए साल की पार्टी को जीवन बदलने वाले बदलाव की भविष्यवाणी की थी। अब इसके पार्ट 2 का नाम है द मास्क ऑफ द रेड डेथ। माइकल फ्लॉगन द्वारा लिखित है। एमी ग्रीनविच और माइकल फ्लॉगन 12 अक्टूबर 2023 को 1970 इसमें दिखाया गया है कि 1979 में डुपी ने एक दवा परीक्षण से जुड़ी रहस्यमय खबरों की जांच की। मेडरिक अपनी पत्नी एनाबेल और छोटे बच्चों फेडरिक और ट्रेमन के साथ रहने वाला छोटा रॉड्रिक फोर्टिनर और सीईओ रूफेस ग्रिनफॉर्ड के लिए लेवेंडो की एक पिच को विफल कर देता है, लेकिन मेडरिक अपने भाई को प्रोत्साहित करती है। वर्तमान में ड्यूपिन और रॉड्रिक पेरी की मौत के बारे में बात करने से पहले फोर्टुनाटो की दवा लिंगडाडोन के नशे में खतरों पर विवाद करती है। पेरी पर एक अध्याय जीवन शैली जीता है, जबकि वह अपने अन्य भाई बहनों की सफलता पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। फेडरिक और पिम जहरीले अपशिष्ट समस्याओं सहित कई अन्य संपत्तियों पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं से निपटते हैं। पेरी ने एक संपत्ति पर बहाना थीम पार्टी वाली मेजबानी करने का फैसला लिया, जिसमें एक तांडव का संकेत देने के लिए सुविधा के टैंकों को पानी से उपयोग किया गया। कास्टासिल से पीड़ित रॉड्रिक विक्टोरियन प्रायोगिक हृदय पर जाल पर आशा करता है, जबकि मेंडली प्लानर की यादों का उपयोग करके एआई बना जाता है। जूनो ने साझा किया कि एक कार दुर्घटना के बाद लिंगाडोन के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद वह रॉड्रिक से मिली। फेडरिक और निराशपति मॉरेल गुप्त रूप से पेरी की पेटी में शामिल होती है, जहां पेरी अपने भाई से बदला लेने के मोरेलो को बहकाने की योजना बनाती है। वरना पेरी को दिखाई देती है और परिणाम को चेतावनी देती है और प्रतीक्षा कर्मचारियों और मोरेका को गायब होने से पहले भगाने के लिए कहती है। पानी छिड़काव शुरू हो जाता है, लेकिन वह एसिड बन जाता है, जिसमें पेरी सहित सभी मेहमान जलकर खाक हो जाते हैं। वरना पेरी को चूमती है और उसके निर्धन से पहले उसका एक मुकुटा छोड़ देती है। ये दोस्तों, ये जो इसमें जो आप वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक दृश्य था। इसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इसको 10 में से 9 की रेटिंग मिली है, वो इसी कारणों से इनको मिली है। अब पार्ट 3 में जाते हैं हम, जहाँ रूए मुर्दागर में हत्या माइकल फिल्मोरी, और इसको जो टेलीप्ले किया है जस्टिना आयरलैंड और माइकल फ्लॉन्गेन ने 12 अक्टूबर 2023 को भी साथ रिलीज हुआ था। अब थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्रीसवाल लिंडा रेंड का श्रेय लेता है। मेंडलिक रॉड्रिक से अपना समय बिताने का आग्रह करता है। वर्तमान में पीएमआई पार्टी के बाद पहुंचता है। वर्ना के मुकुटे और उससे बुरी तरह से जले हुए मोरेलो के माध्यम से पेरी के शरीर को पहचान करता है। रॉड्रिक ड्यूपिन के सामने नियमों से बचने के लिए टैंकों में एसिड छिपाने की बात कबूल की। साथ ही उन इमारतों को हटाने में फेडरिक की लापरवाही की कबूल की, जो पेरी की मौत रोक सकती थी। परिवार में पेरी की मौत और पार्टी में मोरेला की भूमिका से जूझ रहा था। कैमली पेरी की मौत का जनता को सहानुभूति में बदलना चाहती। विक्टोरियन का मुखबिर होने का संदेह करते उसे पता चलता है कि उसके अवैध पशु हृदय जाल परीक्षण असफल है। वरना विक्टोरियन एक लंबे समय से प्रशिक्षित मानव परीक्षण विषय के रूप में प्रस्तुत करती है, जो प्रेमिका सहकर्मी डॉक्टर अल्रोइक को बताए बिना सर्जरी बुक कर लेती है। वरना टेलरमैन की अभिविचारिक पति को चाहत पूरी करने के लिए टेलरमैन पति बिल के लिए अनुरक्षक के रूप में भी प्रस्तुत होती है। कैमिल अपनी पारिवारिक भूमिकाओं के कारण लियो के साथ बंधी हुई है। लियो गलती से अपनी साथी जूलियस की काली बिल्ली प्लूटो को मार देता है, और जबकि वह ऊंचाई पर है और वह सबूत छुपाता है। कैमिल विक्टोरियन की प्रयोगशाला की जांच करती है। वर्ना से मिलती है, जो अपनी बहन के प्रति नफरत से लेकर उससे भिड़ती है। परीक्षण चिंपैंजी में से एक के कैमिली को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पार्ट 4 आता है, जिसमें ब्लैक कैट इसका शीर्षक है ब्लैक कैट, मतलब टाइटल ब्लैक कैट है। माइकल फिल्मोरी ने इसे
डायरेक्शन दिया है मैट जॉन्सन, माइकल फ्लैगन ने इसे टेलीप्ले किया है। वापस सैम पायरा अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ था। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, उसे ज़्यादा दूर तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है, आपके जो लाइक आते हैं उससे हमारा मोटिवेशन मिलता है और इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बन पाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। लाइक ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, उसी वजह से आपकी वीडियो आपके सामने आती है। अब हम पार्ट 4 की बात कर रहे थे जिसका नाम था ब्लैक कैट। फ्लैश में रॉड्रिक ड्रग डायल जांच के दौरान डुपिन से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि फार्टूनोडो द्वारा उसके जाली हस्ताक्षर किए हैं। और इसके साथ साथ ही दिखाया जाता है कि मैडलिक उससे कहती रहती है कि जब तक वे इसे जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में नहीं लेते तब तक ये फोर्टनोटो पर बना रहे। वर्तमान में लियो जूलियस को धोखा देने के लिए वरना से प्लूटो जैसी दिखने वाली काली बिल्ली को गोद लेता है। कैमिल की मृत्यु से पारिवारिक संकट उत्पन्न हो जाता है। रोड्रिक मैडलिक के और प्राइम में सुरक्षा फुटेज से वर्ना को अपराधी के रूप में पहचानता है और मैडलिक ने 1980 में उससे हुई मुलाकात को याद किया। रोड्रिक ने विक्टोरिया को उसकी प्रयोगशाला में कैमिली की उपस्थिति के बारे में बताया और उसने अपने पिता की स्थिति से अनजान होकर आगामी मानव परीक्षणों की पुष्टि कर दी है। टेमरलैंड बर्ना के बिलों के साथ देखता है जिससे मनमुटाव पैदा होता है। रोड्रिक मैडलिन को अपने निदान के बारे में बताता है जो उनकी मां के निदान के समान है। नया प्लूटो लियो को पीड़ा देता है, जिससे जूलियस को अपने भाई बहनों को दुख के कारण लियो के अत्यधिक नशीले दवाओं के उपयोग की चिंता के बीच भयानक कृत्यों का सामना करता है। लियो बिल्ली को वापस लाने के लिए वर्ना को काम पर रखता है, लेकिन हाथापाई में लियो ने प्लूटो की आँख फोड़ दी। वर्ना पर भी वही चोटें दिखाई दी जाती है। जूलियस घर लौटता है और लियो को प्लूटो खोजने के लिए अपार्टमेंट की दीवारों को तोड़ते हुए देखता है कि यह सब लियो का मतिभ्रम है। लियो प्लूटो पर रेलिंग पर हमला करता है और वह गिरकर मर जाता है। अब इसके बाद पार्ट 5 दिखाया जाता है, टेल योर हार्ड स्टोरी। इसका नाम है माइकल फ्लॉमैन, डॉनी पार्कर ने इसे टेलीप्ले किया है। वापस सैम 22 अक्टूबर 2023 को यह रिलीज हुई थी। फ्लैशबैक में वापस दिखाया जाता है कि मैडलिन का सामना ग्रिसवेल्ड से होता है और जो बताता है कि वह जानता है कि भाई बहन लाफेंजो के नाजायज बच्चे हैं। फोर्टुनाटो की छिपी हुई प्रोफाइलों को उजागर करने के लिए ड्यूपिन के साथ सेना में शामिल हो जाता है। वर्तमान में रोड्रिक पेरी कैमिल के उनके अंतिम संस्कार में भ्रमित कर देता है और उसमें यह दिखाया जाता है कि बचे हुए अशर के बच्चों की चर्चा की। उनके पिता के पक्षपात पर ईर्ष्या उनके बच्चों की पक्षपात जो ईर्ष्या में बदल जाती है। और इसके साथ साथ ही ये दिखाया जाता है कि खिलाफ झूठ बोला था और बदल जाती है। और मैडलिन ने विक्टोरिया का मारण प्रशिक्षण शुरू करने के लिए उस पर दबाव डाला था। और इसके साथ साथ यही दिखाया जाता है कि भविष्य में डुपिन के बाद में स्वीकार किया है उसके परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए मुखबिर के अस्तित्व के बारे में झूठ बोला। रोड्रिक मैडलिन और पिम को वर्ना के फोटोग्राफ साक्ष्य मिलते हैं और संदेह होता है कि एक और नाजायज बच्चा है। वर्ना के साथ साक्षात्कार के दौरान विक्टोरियन में एक अजीब सी चहचहाट सुनाई देती है। इस बात से परेशान होकर कि बिल वर्ना के साथ सो रहा है। टेमरलैंड ने बिल का अपमान किया है जिससे उसका ब्रेकअप हो गया है। रोड्रिक अपनी स्थिति और उसके काम की आवश्यकता को प्रकट करने के लिए विक्टोरियन से मिलने जाता है, लेकिन अल को मृत्यु आता है। यह पता चलने के बाद ही विक्टोरियन ने वर्ना की सर्जरी बुक की थी। गलत डेटा पर उसके जाली हस्ताक्षर किए थे। अल ने उसे छोड़ दिया जाता है। अल ने अशर्स को बेनकाब करने की धमकी देते हुए विक्टोरियन को आवेगपूर्ण उस पर बुक स्टैंड पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हताश होकर अल पर दिल की जाली का इस्तेमाल किया और जाली की चपचपाहट से वह पागल हो गई। उसे विश्वास हो गया कि अल अभी भी जीवित है। वह महसूस करते हैं कि अल का शव बेकार है। विक्टोरिया ने अपने पिता के सामने आत्महत्या कर ली। अब
उसमें दिखाया जाता है पार्ट 6 में, जिसका नाम है गोल्डबर्ग। माइक एंड फ्लॉगन द्वारा लिखी है, रेबिका लहे क्विलिंगेल और माइकल फ्लॉगन द्वारा टेलीप्ले किया गया। 22 अक्टूबर 2023 को ये सैम रिलीज हुआ था। इसके बाद आपको बताते हैं कि फ्लैशबैक में रोड्रिक और ड्यूपिन एनाबेल की चिंताओं के बावजूद ग्रिसवॉर्ड को बेनकाब करने के लिए फोर्टनाइट फाइलों की तलाश करते हैं। वर्तमान में टेमरमेन के तनाव, निद्रा और बिल के साथ ब्रेकअप के परिणामों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह अपने वेलनेस पैकेज गोल्डबर्ग लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी। 4 बच्चों की मौत के बाद मेडल रॉड्रिक को समझाने की कोशिश करती है कि वरना एक खतरा है। लर्नर की फेडरिक के प्याव में और रॉड्रिक की बिगड़ती निद्रा के बारे में चिंता व्यक्त की, जिन्होंने टेमरमैन के साथ चर्चा की और रॉड्रिक की शादी करने के बाद अंततः एक बड़े परिवार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहती थी, लेकिन मौतों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। मैंडलिक अपने वैज्ञानिकों पर चेतना मानचित्र के लिए एआई विकसित करने के लिए दबाव डालती है। पिम बर्ना की असली प्रकृति को उजागर करती है और उसे सैकड़ों साल पुराने परिवारों से संबंध रखता है। मरीला ने फिर से बोलना शुरू किया और फेडरिक ने गुप्त रूप से उससे पूछताछ की। गोल्डबर्ग ने लॉन्च के समय टेमरबेग बर्ना और उसके बिल और स्क्रीन पर चल रहे स्कॉट के सेक्स टैप को देखकर घबरा गई, जिससे केवल वह ही देख सकती थी। टेमरमैन गलती से जूनो को घायल कर देती है, वह कार्यक्रम से भाग जाती है। मैडलिन ने वर्ना को देखा और उसकी आंखों के सामने गायब हो गई, पर टेमरमैन ने वर्ना को द्वारा दर्पणों के माध्यम से ताना मारा जैसा है, जिससे वह तोड़ देती है, लेकिन टूटा हुआ कांच उसे सूली पर चढ़ा डालता है, जो कि उसे मार देती है। इसके बाद 7 पार्ट का नाम है पिट पेडुरम और ब्लैक क्रो, जो कि अब आएगा और इसके बारे में हम आपको आगे जो वीडियो आने वाले हैं उनमें बताएंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई सारी बात, अब इनके प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2021 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की थी माइकल फ्लैगन द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ एशर द एडल्ट हेलन पोक ने कार्य पर आधारित एक नई सीरीज विकसित कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2021 को फैन लोगेंगा, क्रान मुलिंगो, मैरी मैकडोरेन, कार्ल ब्लूमेंगी, मार्क हैमिल को कास्ट किया। समाता स्लोवेन, राहुल कोहली, हेनरी थॉमस, विंडेल, डेनियल जूल, रूथ गॉड, रॉबर्ट लॉन्गस्ट्रीट, एनाबेथ ग्रीश और एम्बर रिंग को अगले दिन कास्ट किया गया। अप्रैल 2022 में लोगेंगा को काजदार की जांच के बाद श्रृंखला से निकाल दिया गया, उसकी भूमिका को फिर से निर्धारित किया गया। महीने के अंत तक ब्रूस ग्रीनवुड को लेस्ला की जगह देने के लिए चुना गया। फिल्मांकन 31 जनवरी 2022 को वेडबूर कनाडा में शुरू हुआ और 9 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। पहले 2 एपिसोड 2013 में फैंड्रा फेस्ट में हुए, साथ ही फिल्मांकन की अल्मा सेंटर डॉक्सन यूनिवर्सिटी में एक प्री स्क्रीनिंग भी हुई। यह सीरीज 12 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इसकी जो स्वागत है वो मैं बता दूं, पहले 2 एपिसोड 2023 को फेटोकिस फेस्ट में शुरू हुए थे। साथ ही फिल्मांकन अल्मा सेंटर डॉक्सन यूनिवर्सिटी में एक प्री स्क्रीनिंग भी हुई। यह सीरीज 12 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। अब इसके रिव्यू की बात बताऊं तो आपको समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉबिन टॉमसेस पर 70 आलोचकों में 90% समीक्षा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव है। इसको 70 आलोचकों में से 100 में से 70 लोगों ने इसको 90% पॉजिटिव इसको जो हैं रिव्यू दिए हैं, जिसकी औसत रेटिंग है 10/8। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है कि माइकल फ्लॉगन की स्वादिष्ट अंधेरे लेंस के माध्यम से फिल्टर की गई नई पुरानी कहानियों में से। तो दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो तकरीबन इसे अभी 12 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है और लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी बेसिक लैंग्वेज है। बाकी ये मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है, हिंदी के अंदर भी इसे डब करके रिलीज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स डब की तरफ से इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब करके रिलीज़ किया गया है और आप अपनी कंट्री के हिसाब से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि मैं हर बार देता हूँ, आप जाकर अपनी कंट्री की लैंग्वेज वहाँ से देख सकते हो। यदि अवेलेबल है तो आप उसमें देख पाओगे, बाकी इंग्लिश तो आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एक तरह से सीरीज़ के तकरीबन अभी 8 एपिसोड आ चुके हैं सेक्शन 1 के अंदर और 8 बहुत ज़बरदस्त है। इनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया क्या स्टोरी आपको देखने को मिली है और अब आगे चल के इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल आपको बताता हूँ।
प्रस्तुत करते हुए द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर को डरावने प्रशंसकों में से बाहर निकालने का मौका मिलेगा। मेटाक्रिटिक, जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 30 आलोचकों के आधार पर शो को 100 में से 75 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है और जो ये दिखाता है कि ये बहुत ही शानदार है, और इसके साथ साथ ही यह बताता है कि ये बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, एक और बात बोलना चाहता हूँ, यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो या जवाब हो या कुछ भी चीज़ हो, आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस नए टॉपिक पर वीडियो बनाना है। यदि आपकी कोई भी वेब सीरीज हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, कोई भी मूवी हो, ऐसी कोई मूवी या वीडियो नहीं है जिसको हम हिंदी में डब नहीं कर सकते, आप कोई सी भी लैंग्वेज में ले आएँ, हम उनसे हिंदी में डब करके आपको दिखाएंगे। तो अब हम इसके स्टार कार्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो स्टार कार्ड है उनका नाम है कार्ला जूंगियो। कार्ला जूंगियो का जन्म 29 अगस्त 1971 को हुआ था। ये एक अमेरिकी अभिनेत्री है, दिखने के बाद में अभिनेत्री हैं, और इन्हें ट्रॉफी बेवरली 1989 और द बॉयज लाइफ 1993 में स्पाई द किड्स 2001 से 30 तक इंडिकेटेड कॉटेज ऑफ में चित्रित किया गया था। और ये इनके लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। सबसे ज़्यादा इनका जो फेमस हुआ था गेरला गेम जैसे बर्डलीमन और सेंट एंड्रियास में एम्मा सेन, जो कि 2015 में आई थी। जूनियो अपराध नाटक श्रृंखला में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय करने को फेमस है। कार्य सिस्को 2003 में, जैसे कि आपको और बताऊं तो हंटिंग ऑफ द हिल ऑफ हाउस में, और इसके साथ साथ द क्राइम एंड ड्रामा सीरीज जेट में 2019 में भी नजर आई। इसके बाद 2020 में हंटिंग ऑफ द बेल मैनर, 2020 द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ शेयर, 2030 में जैसे कि अभी बात कर रहे हैं उनमें दिखाई दी है। अब इसको आगे के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों कि इन्हें क्या क्या आता है। इनके अर्ली लाइफ के बारे में भी आपको बताते हैं। अर्ली लाइफ के बारे में बताऊँ तो गूंगियो का जन्म सारासोटा फ्लोरिडा में इतालवी मूल के आर्थोपोडिक कार्ल गुर्नियो के घर में हुआ था। मतलब इनके पिता एक डॉक्टर आर्थोपोडिक के थे, और सुसामी गूंगियो अंग्रेजी और आयरिश मूल की माँ थी। सुसान गूंगियो अंग्रेजी और आयरिश मूल की इनकी माँ थी, जिन्हें बोहेमियन कहा जाता था। जहाँ पर 2 साल की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद वे अपने पिता और सौतेले भाई कार्ल जूनियर सरागटा स्थित अपने घर और पैराडाइज कैलिफोर्निया स्थित घर के बीच यात्रा करती, जहाँ जब उसकी माँ उसे ले गई थी तब वह 4 वर्ष की थी। उन्होंने अपनी परवरिश के बारे में कहा है कि मैं तुर्कोलियाफन में एक टेपी और बिग सुर में एक वेन में रहती थी अपने पिता के साथ, जब मैं स्विमिंग पूल पर टेनिस कोर्ट के साथ एक खूबसूरत घर में रहती थी और गर्मियों के लिए यूरोप में गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 बचपन जिए हैं। उन्होंने किशोर फैशन मॉडल के रूप में काम किया और अपनी चाची और पूर्व लेटेस्ट मैक्ट डील प्रवक्ता हैं और कैरिल मैथोर के सुझाव पर अभिनय कक्षाएं ली। आखिरकार उनका भरण पोषण करना पड़ा और उनके माता पिता के सहयोग से जब वह 16 वर्ष की तब वह कानूनी रूप से मुक्त हो गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 29 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र 52 ईयर्स है। सारासोटा फ्लोरिडा यूएस की रहने वाली हैं। अभिनेत्री हैं। 1988 से अभी तक ये वर्क करते आ रही हैं। सेप्टेमिन गुथरे 1996 से इनके पति हैं, और कैलोरा मेरी जो इनकी चाची हैं वो एक एक्ट्रेस हैं वो भी। और इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में मैंने बताई थी। अब इनके करियर के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, करियर के बारे में जानना है तो उसके शुरू करते हैं हम 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक की शुरुआत में गुगिनो ने टेलीविज़न कार्य गुड मॉर्निंग मिस ब्लीस सैड बॉय द बेल हुज द बॉस पर प्रस्तुतियाँ शामिल की। LLF ड्रूग हावर्सर MD, द वंडर ड्रायर्स वेल्चर और द फॉल्कन कैश की आवर्ती भूमिका में फिल्म में गोनियो शेली लॉन्ग फिल्म टूर बेवल्सी हिल्स 1989 में भी दिखाई दी, और उन्होंने
रोमांटिक कॉमेडी सन इन ला 1993 में पाली शोर के साथ सह अभिनय किया और जॉन बेबी के 1994 के गीतों में ऑलवेज और वीडियो में भी दिखाई दी। 1995 में गुलगिनो बीबीसी मिनी सीरीज द बुलगेरियस में ग्रैंड वाइस और जेम्स ग्रैंड के साथ नॉन सेंट जॉर्ज के बाद उसे डचेस ऑफ ट्रपेक के रूप में दिखाई दी, जो जॉन वर्डिक के आखिरी उपन्यास का रूपांतरण था। 1996 में सिटीकॉम स्पिन के पहले सीजन के दौरान उन्होंने माइकल के फॉक्स पर किरदार की भूमिका एफ्लेफेकर की भूमिका निभाई, जिन्होंने ब्रायन डी पाल्मा के सैंक आइस और जुडास किस में निकोलस केज के साथ अभिनय किया, जिसमें वह सह कलाकार थी। उत्पादित टेलीविजन मेडिकल ड्रामा शिकागो होप 1996 और 2000 के अंतिम सीरीज के रूप में डॉक्टर सीना साइमन के रूप में दिखाई दी। 2001 में वह पहली स्पाई किड्स फिल्म साथ थी। 2002-2003 में फिल्म दो सीक्वल में पारिवारिक कुलमाता इंट्रिकेट कॉटेज के रूप में दिखाई दी। उसी वर्ष वह मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर द वन में जेट ली की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। उन्होंने दो काल्पनिक टीवी श्रृंखलाओं में अभिनय किया। 2003 में एबीसी में एलिमोर लिपियोड के आधार अपराध नाटक करेंसी कोर्ट और 2005 में सीबीएस की विज्ञान और एक कथा श्रृंखला सेल रोड और उसी वर्ष गुगिनो फेल्मिक मिलर की फीचर फिल्म रूपांतरण में गुगलियोस के रूप में दिखाई दी। ग्राफिक उपन्यास में सिटी सन अगले वर्ष वह फिल्म द नाइट इन द म्यूजियम में बैन स्टिलर की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। गुगिनो में राउंटन अबाउट थिएटर कंपनी के नाटक आफ्टर द फॉल में पीटर क्रूज के साथ प्रदर्शन किया हुआ। 2006 के अंत में टेनेसी फिल्म ऑफ द बर्डवे प्रोडक्शन सडनली द लास्ट समर में वेडिलेटर के साथ दिखाई दी। गुगिनो केबल टेलीविजन श्रृंखला एंटोरेज के एक दर्जन एपिसोड विसेट चेंज में एंटेज अमांडा के रूप में दिखाई दी। एल्मियोर के मई 2007 के अंत में दिखाई दी। उसी वर्ष द एक्शन हॉरर फिल्म राइज ब्लड हंटर और फीचर फिल्म एनिमेशन गैंगस्टर में भी दिखाई दी। अगले वर्ष उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो अल पेचिनो के साथ थ्रिलरिक स्किल में मुख्य महिला की भूमिका निभाई। 17 जनवरी से 17 फरवरी 2019 तक गुलगिलियो ने शिकागो इल्टिमा गुडमैन थिएटर में म्यूजिन हॉलिंजी के डिजाइन अंडर द एल्बम सूची में एब्री के रूप में अभिनय किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के चार्ल्स एडरिक और ने गुगिनो के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सुबरी गुगिनो के अभिव्यक्ति की गहराई और सीमा की प्रदर्शित करती है, जिसमें वह किसी अन्य अभिनेत्री द्वारा इतनी चमकदार ईमानदारी, गहराई, सच्चाई के साथ हासिल करने की कल्पना नहीं कर सकती। वह शानदार है। 2009 के पहले 3 महीनों के दौरान गुगिनो की विशेषता वाली 3 फीचर फिल्मों का प्रीमियर हुआ। थ्रिलर द अनबॉर्न, फिल्म वॉचमैन जिसमें सैली जुपिटर की भूमिका निभाई और द एडवेंचर रिमेक रेस टू विचमैन उसमें उन्होंने अभिनय किया और साथ ही इवेंट जॉनसन के विपरीत उस अप्रैल में डिजायर अंडर द फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए एक नाटक में उसको अभिनेत्री के लिए आफ्टर क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से उन्हें नामांकित किया गया। बाद में उसी नवंबर में कॉमेडी फिल्म वीमन इन द ट्रबल एक अश्लील अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी, जिसमें 2010 में उनके चरित्र के नाम पर इलेक्ट्रा लक्स का स्वीकल बनाया गया। 2011 में कुनीनो जैक स्पाइडर की थ्रिलर स्पाइडर के एक्शन फंतासी फिल्म शंकर पंच में एब्बी कोशिन और एमिली माउंट के साथ मैडम वेरा गैस्की के रूप में दिखाई दी। गुगीर ने सह कलाकार ऑस्कर इराक के साथ एक युगल गीत गाया, जो अंतिम क्रेडिट और फिल्म के साउंड ट्रैक में दिखाई दिया। उन्होंने कैलिफोर्निया की 34 सीजन में एम्बी रोडेक हैक मोडी वकील और प्रेमिका के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2012 के मध्य गुगिनो यूएस एक्सेस की मिनी सीरीज पॉलिटिकल सैनिवेल वाशिंगटन डीसी में खोजी रिपोर्टर यूसाना वर्ग की भूमिका निभाई। 2015 में आपदा फिल्म सैंड डेडियाज में उनकी भूमिका थी, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर डेविड जॉनसन के साथ अभिनय किया। उसके बाद अर्लियर लाइफ के बारे में बताऊं तो
1996 में गुगिलो ने अपने सहयोगी ब्रैस्टिन गुतेजो के साथ एक रिश्ता शुरू किया। गुगिनो ने 2009 में कहा था कि उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं, शादी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वे प्रेमी और प्रेमिका बनना पसंद है, इसलिए कुछ सेक्सी और मज़ेदार है। हम बहुत खुश हैं के बारे में एक साथ रहने, हमारी इच्छा के अलावा यहाँ कुछ और नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये थी इनके बारे में इनकी फर्ली, जैसे कि मैंने बताया 1986 में ये वर्क करती आ रही हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी सीरीज़ के बारे में कि ये कौन कौन सी सीरीज़ में वर्क कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको सुनने को और देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको शुरुआत करके बताता हूँ, और फिर भी आपके मन में कोई विचार या फिर ऐसा कुछ चीज़ रह जाती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप बेझिझक हमें लिख सकते हैं। और 1989 से वर्क करते आ रहे, जिसमें पहला नाम है ट्रू बेवरली हिल चिका बेनफेल्टी। 1995 में इन्होंने वर्क किया वेलकम होम रॉक्स क्रिमिनली। इसके बाद फिल्मोग्राफी में तो शुरुआत थी। इसके बाद टेलीविज़न में 1988 में ये वर्क किया था, जिसमें वेब स्टार था हेल तल का रोल निभाया, एपिसोड होम कमिंग में आया था। इसके बाद 1988 में एक और वर्क किया गुड मॉर्निंग मिस ब्लिस विल डू, फर्स्ट एपिसोड में आई। इसके बाद ये लगातार वर्क करती आ रही है। 2023 में अशर वाला काम कर रहा है। फिर इसके बाद में जो 2023 की अपकमिंग मूवी है वो आने वाली, उसका नाम है गर्ल्स इन पास। ग्रेस की भूमिका निभाएगी, जो कि मेन रोल में है, और अपकमिंग सीरीज है, सॉरी दोस्तों मूवी नहीं सीरीज है ये। इसके बाद म्यूज़िक वीडियो में भी आ चुकी है। 2016 में प्यार कहाँ है वेयर इज़ लव द ब्लैक आइज पीस में कलाकार की भूमिका निभाई है। 1994 में भी आया था हमेशा के में। और इसके साथ साथ ही ये बढ़ती गई और आपके सामने इनकी पूरी डिटेल है। अब हम नेक्स्ट स्टार के बारे में भी जान लेते हैं, और उनके बारे में भी इसी तरीके से हम जानेंगे। उनका नाम है ब्रोन ग्रेसवुड। अब इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। स्टर्नार्ड ब्रोस गिडवुड जन्म इनका 12 अगस्त 1956 को हुआ था। ये कनाडाई अभिनेता और निर्माता हैं। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन्होंने धर्मिन डैच में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ डी कैनेडी की भूमिका के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें सबसे सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर का सैटेलाइट पुरस्कार भी जीता है। और जे अब्राहम की स्टार ट्रैक रिबूट श्रृंखला में कैप्टन क्रिस्टोफर पाइक की भूमिका निभाई है। उन्होंने 3 कैनेडियाई स्क्रीन पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया गया है। एक बार सबसे अभिनेता के लिए भी है, एलिफेंट सॉन्ग के लिए। 2 बार सबसे सहायक अभिनेताओं के लिए, द स्लीप ऑफ द फैक्टर बीइंग जूलिया के लिए। टेलीविज़न में उन्होंने द पीपल बनाम ओजे स्प्रिंगल, अमेरिकन क्राइम सोनेटरी गर्ल्स को आर्टी के रूप में अभिनय किया, और मैड मैक्स, सैंड एंड्रैक्स और नॉट स्लडिंग और जॉन फ्रॉम सिंथेटिक्स में भी दिखाई दी है। और इसके बाद रोडेवेल के रूप में जॉन द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अश्वर में संरक्षण रोड्रिक के रूप में भी अभिनय कर रहे हैं। वह हॉलीवुड होमिसाइड, ओवेल जूनियर डी, डेजा वू, आई रॉबर्ट, डिनर की फॉस कश्मन कैटो और बर्टेस जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। नेशनल ट्रेजर ऑफ द बुक ऑफ सीक्रेट में फिक्समैन, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में गोल्डन सर्कल और सुपर मार्केट नाइट मोशन पिक्चर में भी इन्होंने वर्क किया है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं पेमी के कैनेडी के रूप में वर्क किया है। और इन्होंने हॉलीवुड डेजा वू के साथ साथ आवाज़ों में भी भूमिका निभाई है, जिसमें कनाडा एनिमेटेड श्रृंखला क्लास ऑफ द वाइल्ड चिरॉन में। और इसके साथ ही बैटमैन में अंडर द रेड हुड, यंग जस्टिस, बैटमैन गॉथम हॉर्म, गैसलाइट, बैटमैन डेड इन द फैमिली, ब्रूस बैटमैन में भी शामिल है। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बता दूं, ग्रीनवुड का जन्म रोइना
रोनिंडा क्यूबेक में हुआ था। वह मेरी सिल्विया नी लिंडे के बेटे हैं, जो एक नर्स थी जो विस्तारित देखभाल इकाई में काम करती थी। और ड्यूक जॉन किडवे वैक्यूर के जन्म में बुद्धवादी प्रोफेसर पीटसन विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 12 अगस्त 1956 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से 67 ईयर ओल्ड हैं, जो कि बहुत ही उम्रदराज अभिनेता हैं। रोइन नोएडा और क्यूबेक कनाडा के रहने वाले हैं। ये अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। 1977 से वर्क करते आ रहे हैं और अभी तक ये वर्क कर रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुकार डेवलिन और इनके बच्चे एक हैं। करियर के बारे में बताऊं तो ग्रीनवुड को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार ट्रेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है। मैं रॉबर्ट दोहरा खतरा और को राष्ट्रपति जॉन एन कैनेडी के रूप में 13 दिन, डेफी टंकी के रूप में कैबॉर्ड डोपेट केमी का प्रेमी और प्रोफेसर डेक्सिस मैकविल के रूप में 8 नीचे और फरार हाउस कुत्ता। उन्हें वीडियो कॉल में कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर में ली और ऑनवेंड की आवाज़ के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। पुरस्कार विजेता एडम कॉम्पेट ने फिल्म एक्स टॉक्सिक्स द स्वीट टिपर आफ्टर द हार्ट में उनकी भूमिकाएं थी। वह 1980 के दशक की किशोर पंत फिल्म द मॉली बिकनी शॉप में दिखाई दिया और मी एंड द वाटर जॉइंट में अभिनय किया। उन्होंने द वल्टेस फॉस्टर इंडियन में एक भूमिका निभाई और द बॉब डॉयलन की जीवनी पर आधारित फिल्म माई एम नॉट देयर में भी अभिनय किया। तो दोस्तों ये जो सीरीज है बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसको देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसी सीरीज़ के बारे में जाना और सब कुछ एक तरह से कवर हो ही चुका है। बस कास्टिंग के बारे में कुछ डिटेल बाकी है जो मैं आपको बताता हूँ। डिनर फॉर शोमैक्स में एक क्रूर कार्यवाही के रूप में दिखाई दी, जो इडियट के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करता है। और साथ ही टेलीविज़न पर ग्रीनवुड सेंट एक्सफेयर, डॉक्टर श्रेटी ग्रिफिन 1986 से डबल टी 8 और लॉनर ग्रिफिन पियर वार्टन 1991-1992 में भी दिखाई दिए। और यूपीएन श्रृंखला नोवेयर मैन थॉम्सफील्ड 1995-1996 में अभिनय किया। उन्होंने इससे लोकप्रिय कनाडी शो रोड टू एनोविल में एपिसोड में अतिथि की भी भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्होंने एक अभिनेता द्वारा एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अतिथि प्रदर्शन के लिए जेमिनी पुरस्कार जीता। 10 जून 2007 को HBO के जॉन फ्रॉम सिंसिटी का प्रीमियम हुआ, जिसमें ग्रीनवुड ने अभिनय किया। नेशनल ट्रेजर बुक ऑफ सीक्रेट्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वे दिखाई दिए। उन्होंने समर ड्रामा सीरीज स्टोरी ऑफ बीच वॉइस में बीच वॉइस ड्रामर डायलेक्स की भूमिका निभाई। 2009 में उनकी समीक्षा द्वारा प्रशंसित फिल्म माउस द लास्ट आंसर में बैट वेस्टर्न हुइस्ले वेले में कलात्मक निर्देशक की भूमिका निभाते हुए ऑस्ट्रेलियन निर्देशक ब्रूस बैरफेडे के साथ काम किया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म बैटमैन अंडर द रेड हुवन, एनिमेटेड श्रृंखला यंग जिसेल और एनिमेटेड लघु सीरीज बैटमैन डेट इन द फैमिली में ब्रूस वैन और बैटमैन को आवाज़ दी है। उन्होंने हॉलर थॉलर फिल्म 2013 से हॉलर फिल्म थी सेल 2031 में 213 में मुख्य भूमिका निभाई। वे स्टीफन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित 2012 में एसवी श्रृंखला द रिवर के लिए मुख्य भूमिका में थे। और जे आजम के स्टार ड्रैग इनटू डार्कनेस में एमिनेट क्रिस्टोफर पाइक के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। मैडमैन के पिछले सीरीज में रिचर्ड वैक में उनकी आवर्ती भूमिका थी और जो हैरी क्रिस्टला फेरिक्स के रूप में एक रोबोटिक रुचि थी। इनकी ग्रीनवुड का विवाह जो हुआ था सुसान डैनियल से हुआ था। वह लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया के पड़ोस पैसिफिक पैलिसैड्स में रहते थे। तो ये था इनके बारे में दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1979 से ये इससे पहले से ये वर्क करते आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार और 1977 से वर्क करते आ रहे हैं। 1979 से ये फिल्मों में वर्क करते आ रहे हैं। जिनका सबसे पहला था बियर डीप, जिसमें टॉनी टेक्नीशियन की भूमिका इन्होंने निभाई। और इसके साथ साथ ही मैं आपको और बताता हूँ कि इन्होंने
कौन सी मूवी 1982 में इन्होंने की, उसका नाम है फर्स्ट ब्लड। नेशन गार्जियन की भूमिका निभाई। इसके बाद 1986 द मेलबू बिकनी शॉप, जो कि बहुत फेमस रही, इससे फेमस हुए थे, हैमन बूही की भूमिका निभाई। इसके बाद ये निभाते आ रहे हैं और 2020 में उन्होंने बैटमैन द डेड इन द फैमिली ब्रूसी बैंक गैंग्स थी, उसमें वॉइस थी डायरेक्ट टू वीडियो में। और टेलीविज़न में 1987 करते आ रहे हैं, जिसमें ह्यूक बेरी फंस एंड हिज फ्रेंड बॉब की बॉब ग्रैंडफेंडो की भूमिका निभाई। फिर 1983 में द हिचकर जैप पाउडर की भूमिका निभाई। इसके बाद ये काम करते आ रहे लगातार। और 2020 में आई नो दिस मच इज ट्रू डॉक्टर ह्यूम की भूमिका था। इसमें 2023 में, जैसा कि मैंने बताया, कि द फॉल ऑफ द शोर ऑफ द पार्ट 5 रॉडरिंग क्रूशर की भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो गेम वापस 2011-13 में इन्होंने कॉल ऑफ द ड्यूटी ऑफ मॉडर्न वेफेयर, यंग जस्टिस रिलीजियस, इन सब में इन्होंने वॉइस दी है। अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन बताऊं तो 1995 में जेमिनी अवार्ड जीत चुके थे, जिसमें गेस्ट परफॉर्मेंस एज अ सीनियर बाय एन एक्टर। इसके बाद लास्ट इन्होंने 2015 में जीता था, जिसमें इसका नाम था टिवाइजर आलन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्टर और फीचर फिल्म के लिए इन्होंने जीता था। और विडलिकी की भूमिका इन्होंने इसमें निभाई थी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टार की, जिनका नाम है मैरी मैकडोनल्ड। दोस्तों, इनके बारे में शुरू करते हैं हम जानना। मैरी मैकएलिन, जिनका पूरा नाम है मैरी एलिन मैकडोनल्ड, मैरी मैकडोनल्ड का इनका जन्म 28 अप्रैल 1952 को हुआ था। यह एक अमेरिकन फिल्म, मंच और टेलीविज़न अभिनेत्री हैं। उन्होंने डांस विद वॉल्स में, स्टैंड विद द फेस्ट और पिया फिश में एलिस कलाहन की भूमिकाओं के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैकडोनल्ड को बैचलर गेटलिक्स और प्रेसिडेंट लॉरा लॉरेंस और एडी पैंट्स में, फर्स्ट लेडी मर्लिन मेटोर में, डानी खारगो में रोज उनके रूप में प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने TNG श्रृंखला द क्लोजेस्ट सीक्वल 5-7 के दौरान कैप्टन शेरन रेडोर के रूप में चित्रित किया गया था, जो उसी नेटवर्क स्पिन ऑफ श्रृंखला द मेजर क्राइम में कमांडर शेरन रेडोर के रूप में अभिनय किया गया था। अर्लियर लाइफ के बारे में बताऊँ तो मेरी एलिन मैकडोनल्ड का जन्म 28 अप्रैल 1952 को विल्केस-बेरे, पेंसिल्वेनिया में हुआ था, जो एलन नी मूडी और जॉर्ज जैक मैकडोनल्ड, एक कंप्यूटर सलाहकार से पैदा हुए 6 बच्चों में से एक थी। वह आयरिश मूल की थी, जो उनके पालन पोषण रोमन कैथोलिक में हुआ था। और एक बच्चे के रूप में मैकडोनल्ड अपने परिवार के साथ इथाका, न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गई, जहां उन्होंने अपने पालन पोषण का शेष समय बिताया। फेस्टोडिया में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में स्नातक होने के बाद उन्होंने ड्रामा स्कूल्स में दाखिला लिया और न्यू हेवन कनेक्ट में लॉन्ग पार्ट थिएटर में शामिल हो गई, जहां उन्होंने 3 महीने तक काम किया। और मैकडोनल्ड के पिता की मृत्यु तब हो गई जब वह 21 वर्ष की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 अप्रैल 1952 का इनका जन्म था, इस हिसाब से 70 ईयर्स ओल्ड हैं। बिकल्सबेक है, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, US की रहने वाली है। शिक्षा की बात करें तो कैनेडियन में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में पढ़ाई की है। पेशे से अभिनेत्री है। 1977 से वर्क करती है हारी अभी तक। और एडम मेल इनके जीवन साथी हैं। इनके बच्चे हैं, 2 हैं। और करियर के बारे में बताऊं तो आपको मैकडोनल्ड 1978 और 1979 में बारिक चाइल्ड की 2 अलग अलग प्रस्तुतियों में बर्ड में भी दिखाई दी। फिर 2 बार शैली की भूमिकाओं में उन्होंने नाटक स्टिल लाइफ में अपने काम के लिए 1981 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑबी पुरस्कार जीता। ब्रॉडवे पर उन्होंने एग्जीबिशन ऑफ जस्टिस द हैंडेड कॉर्निक समर एंड समॉक्स की प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 21 साल से अधिक समय तक थिएटर और टेलीविज़न में काम करने के बाद मैकडोनल्ड ने 1999 में केलिन कॉस्टर की डांस विद वॉल्स में स्टैंड विद द फेट्स नामक सियाक्स इंडियंस द्वारा पाले गए अमेरिकी निवासियों की एक बेटी के रूप में अगली फिल्म में सफलता हासिल की। ग्राहम ग्रीन के किरदार
किकिंग बर्ड में गोद ली हुई बेटी का किरदार निभा ली मैकडोनाल्ड, जो उस समय 37 साल की थी। ग्रीन ने केवल 17 महीने छोटी थी और डेडू कार्डिक से 2 साल से कम छोटी थी, जिसमें उन्होंने दत्तक मां ब्लैक शॉ का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें सबसे सहायक अभिनेत्री अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। पैशन फीस 1992 में मैकडोनाल्ड की भूमिका के लिए उन्होंने एक और अकादमी पुरस्कार का नामांकन दिलाया। इस बार मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उन्हें उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में ग्रैंड कैनियन 1991, स्नीकर्स 1992, इंडिपेंडेंस डे 1996 और डॉनी डार्को 2001 शामिल है। उन्होंने मैकडोनाल्ड में 1988 की फिल्म टाइगर वॉरिस में पैट्रिक स्वेज के साथ भी अभिनय किया। 1997 में उन्होंने फिल्म 12 एमी मैन में जज की भूमिका निभाई। टेलीविजन पर मैकडोनाल्ड ने 1988 में सॉप ओपेरा इज द वाइल्ड डांस में अपनी पहली नियमित भूमिका निभाई। उन्होंने 1984 में अल्पकालीन सीबीसी की मेडिकल कॉमेडी ER में अभिनय किया। संयोगवश उन्होंने 2001 में इसी नाम की NBC मेडिकल श्रृंखला ER में अतिथि भूमिका निभाई। शो में एल कार्टेज की भूमिका के लिए उन्हें एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2008 और 2009 में ग्रेज एटॉमी के 3 एपिसोड में ड्रग्स फेयर सिंड्रोम से पीड़ित एक सज्जन टार्जर वर्जीनिया डेनेक्स की भूमिका निभाई। 2003 में मैकडोनाल्ड के लघु पिता बेस्टोन गेटवे के लोरेंजी के रूप में अभिनय किया। मिनी सीरीज के साप्ताहिक सीरीज में नेतृत्व किया, जिसमें मैकडोनाल्ड के लोरा लंजिस की सहायक भूमिका को दोहराया। श्रृंखला मार्च 2009 में समाप्त हुई। मैकडोनाल्ड को शो में उनके प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में पहचान मिली, जिसका एक हिस्सा तब दिखाया गया जब उन्होंने एडवर्ड जेम्स नोवेडा एल्मिट अदामा के एक सौरपूर्व व्यापी और चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र में आमंत्रित किया गया था। मैकडोनाल्ड ने 2009 में विश्व विज्ञान महोत्सव में बेल्ट स्टार गैमिक नामक एक विशेष तरह में भाग लिया। इस सत्र में मैकडोनाल्ड हॉगिंग के साथ वैज्ञानिक निक बेस्ट्रोनी, केविन वाराकी भी शामिल है। 2011 में वह स्कीम 4 में एम्मा रॉबर्ट्स की चरित्र मां कैट की रॉबर्ट्स की भूमिका में भी दिखाई दी। इसके साथ साथ ही 2009-2012 में मैकडोनाल्ड द क्लोजर ऑफ द कैप्टन शेरॉन रेडोर की भूमिका निभाई। द फोर्स ऑफ इन्विटेशन टेलीविजन में एक पुलिस कप्तान में थे, जो अक्सर क्यारा सैडगेविक के गोल्डन ग्लोब और एमी पुरस्कार विजेता चरित्र से टकराते थे। मैकडोनाल्ड को इस भूमिका के लिए 2011 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए एमी नामांकन मिला। द क्लोजर 2012 में उन्होंने अपने अंतिम सीजन में समाप्ति के बाद मैकडोनाल्ड का किरदार स्पिन ऑफ मेजर स्क्वाइक्स की भूमिका में जारी रखा। 13 अगस्त 2012 को शुरू हुआ और जनवरी 18 को समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1977 से वर्क करते आ रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी 1984 में गार्बो वार्ता लेडी यू पैक की भूमिका निभाई। 2021 की लास्ट फिल्म थी इनकी द विचर वुल्फ ऑफ सैड ड्रीम्स, लेडी जबर्स की भूमिका निभाई। इन्होंने पहला टेलीविज़न किया था जो कि 1977 है, जिस रोटेड एज एट क्लाउडी कैलफॉक्स में, और इसके बाद एक करती आ रही वर्क पुरस्कार इन्हें मिला था 2009 शेमी पुरस्कार टेलीविज़न की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए, और इन्होंने बैलिस्टर गैल्टिका के साथ जीता है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टार की, जिसका नाम है हेनरी थॉमस। हेनरी थॉमस के बारे में हम जानते हैं। इनके बारे में जानने से पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मैंने एक चीज़ देखी कि यार हमारे वीडियो मिलियन में व्यू आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। 1% सब्सक्राइब है यार। मैं चाहता हूँ कि यार सब्सक्राइबर बहुत सारे बढ़ें, इसलिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें नहीं पता, पर हो जाने चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं आगे की तरफ। हेनरी जैक्सन थॉमस, जन्म इनका 9 सितंबर 1971 में हुआ था। ये एक अमेरिकी अभिनेता है। अपना करियर एक बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था। फिल्म E.T. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी 1982 में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्होंने यंग आर्टिस्ट अवार्ड जीता और द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और सेंटेक्स अवार्ड नामांकन भी इसमें शामिल है।
थॉमस की क्लॉक एंड डैगर 1984, फायर इन द स्काई 1993, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, सुसाइड किंग 1997, ऑल द बर्डी हार्टेस 19 ऑल द बर्डी हॉर्सेस 2000, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क 2002 में भी भूमिकाएं निभाई। इसके बाद डियर जॉन 2070 टर्म्स पर टेलीविज़न फिल्म एग्जैक्टी ट्रायल 97 में उनकी भूमिका के लिए सबसे सहायक अभिनेता के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। इसके बाद मैं दोस्तों बताता हूँ दोस्तों कि हाल ही में थॉमस ने फिल्म निर्माता माइकल फ्रॉमवेक्स के साथ सहयोग किया है, जो फिल्मों में ओइजा, ओरिएंटेशन ऑफ एविल 2016, स्लाइड गेम 2017 और डॉक्टर स्लीप 2000 के साथ साथ टेलीविजन द हस्टिंग ऑफ द हिल्स, द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस 2018 और इसके साथ साथ अनिवार्य द हस्टिंग ऑफ द बेली मैनर 2020 के भाला बाग में सैटर्न पुरस्कार दे रहा है। 2021 में फॉल में हॉरर स्टोरीज मिडनाइट मास में उनकी भूमिका दी है और 2023 में फ्लॉग एंड फ्रॉस द फॉल ऑफ द हॉफ 2023 में भाई बहनों में से एक का रूप में अभिनय किया है। थॉमस का जन्म सेंटर एट्रियो टेक्सास में होता है। वह ईस्टर्न हाई स्कूल बिलिंग कॉलेज में पढ़ाई की इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 सितंबर 1971 को हुआ था। इस हिसाब से उनकी उम्र 52 ईयर्स है। सैन एंटोनियो टेक्सास यूएसए के रहने वाले हैं। बिलिंग कॉलेज पेशा अभिनेता हैं। 1981 से वर्क करते आ रहे और अभी तक ये वर्क कर आ रहे हैं। इन्होंने केली हिल इनकी पत्नी थी जो कि 2002 तक, इसके बाद एनिला फेरे 2009 से इनकी लुगाई बनी। इनका नाम था एलिना फेरे, जिनके 3 बच्चे हैं। और करियर के बारे करें तो ईडी द एक्स्ट्रा की रिलीज के बाद महीने में थॉमस ने अपनी लोकप्रियता से संघर्ष करना पड़ा। नवंबर 2019 में थॉमस ने एसफिल्टी एंड स्कॉट ड्यू के विज्ञापन के लिए इलियट के रूप में अपनी भूमिका दिखाई, जिसमें ईटी कर्मियों के लिए एक वेस्ट एथलीट और उनके परिवार को से मिलने के लिए लौटता है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं 2016 में के बाद से थॉमस ने फिल्म निर्माता माइकल फ्लेगर के साथ काम करना तो शुरू किया था, जिसमें फिल्मों में ओइजा, ओरिजिन और गैरिस डॉक्टर स्लीप के साथ साथ नेटफ्लिक्स और द हंटिंग ऑफ हिल हाउस में भी वर्क किया, जिसमें फ्लैंगन ने बताया और निर्देशित किया। फ्लॉन्गन द हंटिंग ऑफ हिल हाउस, द हंटिंग ऑफ द हेल बैली मैनर पर्दा करके मिनी सीरीज मिडनाइट कॉम्स में भी थॉमस की भूमिका दी गई। मॉस ने स्टॉकर डॉक्टर मिडनाइट का किरदार निभाया और अपने एआई समकक्ष चक्कर को आवाज दी, जिसके बाद भूमिका के सीजन 2 एलेक्स कॉलिक के दोबारा नहीं बनाई गई। दोस्तों संगीत के बारे में आपको बताऊं, म्यूज़िक के बारे में, तो म्यूज़िक भी आप जान लें कि थॉमस ने 1990 के दशक से सेंट एंड्रू में द ब्लू हिल्स कुत्ते की नस्ल के नाम पर जो हैं उस पर गाने लिखे और उस पर ही इन्होंने गिटार बजाया। इन्हें गिटार बजाना आते, हालांकि बैंड को किसी भी रिकॉर्ड लेवल की हस्तांतरित नहीं किया गया था उस वक्त, फिर भी इन्होंने ट्विस्टर नामक एल्बम का स्वयं निर्माण किया और थॉमस ने गाने लिखना और रिकॉर्ड करना जारी रखा। 1998 और उनका गाना ट्रक हाउस कॉफी ब्लू हिपर्स के साथ रिकॉर्ड किया गया। नियागा के लिए B2 के साउंड ट्रैक पर ये दिखाई दिए। और 2000 में थॉमस और निक्की सैडन और मिका कैमस्कॉर्फी फिल्म हनी बेबी के संगीत का सहयोग किया, जिसमें थॉमस द्वारा काल्पनिक संगीतकार टॉम बेकेट के साथ लिखे हुए और प्रस्तुत किए गए 4 मूल गाने थे। एक एल्बम पर भी काम चल रहा था, लेकिन 2006 में अचानक प्रत्यक्ष रूप से उनकी जो बनाने वाले हैं उनकी डेथ हो गई। और इसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। थॉमस ने 10 मई 2004 को अभिनेत्री मेरी जिल्के से शादी की। उनकी एक बेटी हैजल थी, जिन पे 2007 में जोड़े का तलाक हो गया। थॉमस ने अपनी वर्तमान पत्नी एनिला के 2 बच्चे हैं और 2014 में विल्सन और ओरेगन चले गए। और 2022 में स्विकन स्क्रीमिंग हॉरर फेस्टिवल फ्लॉगस यूरेन पैनल के दौरान थॉमस ने स्वीकार किए हुए माइक और फ्लॉगन की डॉक्टर स्लीप में उनकी सह कलाकार एलेक्स और इससे पिछले कुछ समय में रोमांटिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये था इनके बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1981 से वर्क करते आ रहे हैं। तो 1921 में सबसे पहले इनकी जो फिल्म थी उनका नाम था फटीचर आदमी। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश सब टाइटल के साथ और बताता हूँ कि उसका नाम क्या था।
उसको इंग्लिश में बोलते हैं द रैग्ड मैन। 1981 में था जिसमें हैरी कैरोलिन निभाया था। फिर 1982 में ईटी द एक्सट्रैक्टर टेरेस राइटर। इसके बाद इन्होंने टेलीविज़न पे वर्क किया जिसका नाम था 1990 जिसमें फाइको फोर की द बिगिनिंग में यंग नॉर्मन पैट्स की भूमिका निभाई। उसके बाद 1981 में इसको 82 में इनके लिए अवार्ड मिला, फोर्थ यूथ इन फिल्म अवार्ड द यंग मोशन पिक्चर एक्टर के लिए मिला था और ये जीते भी। और इसके बाद 2019 में इनको 45th में सैचुरन अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर इन स्ट्रीमिंग प्रेजेंटेशन द हंटिंग ऑफ हिल हाउस के लिए। और ये भी बहुत समझदार व्यक्ति थे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की इस सीरीज़ के बारे में जिसके अंदर तकरीबन 8 एपिसोड थे और 8 मैंने आपको बता दिए। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि एक तरह से हम भी एक तरह से आपको सपोर्ट करने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करें। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप नीचे एक तरह से कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।